गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। जैसे कि विद्यार्थी आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इतिहास के स्रोतों में भौतिक घटनाओं के लेखे जोखे का महत्व अलग से नहीं पहचाना गया है। प्राचीन भारत के साहित्य में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं वंश विस्तार आदि अनेक विषयों का समावेश होता है। भारतीय दृष्टिकोण हमेशा से आध्यात्मिक रहा है, फिर भी हमारे पास इतिहास जानने के पर्याप्त साधन हैं। हमारे पास विश्व का सबसे विशाल साहित्य है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। परवर्ती काल में हमारी बहुत सी साहित्यिक सामग्री आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दी गई है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियां भी कम नहीं है, जिनसे हमारे प्राचीन इतिहास का बोध हो सके। मूर्ति कला, चित्रकला, भवन निर्माण कला तथा अन्य ललित कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण आज भी अपनी भग्नावस्था में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की याद दिलाते हैं। किसी देश के इतिहास के केवल दो साधन होते हैं। पहला साहित्यकारों की कृतियां तथा दूसरा विभिन्न कलाकारों की कृतियां। भारतीय इतिहास के साधनों को भी इन्हीं दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, साहित्यिक तथा पुरातात्विक। साहित्यिक सामग्री को सुविधा के लिए इस प्रकार विभाजित किया गया है: धार्मिक साहित्य तथा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। स्रोतों को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है: साहित्यिक तथा पुरातात्विक। साहित्यिक सामग्री को सुविधा के लिए इस प्रकार विभाजित किया गया है: धार्मिक साहित्य तथा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार का है: ब्राह्मण ग्रंथ तथा अब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों को भी श्रुति तथा स्मृति दो भागों में विभाजित किया गया है। श्रुति के अंतर्गत चारों वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषदों की गणना की जाती है और स्मृति में दो महाकाव्य रामायण एवं महाभारत, पुराण तथा स्मृतियां आती हैं। इस प्रकार धर्म निरपेक्ष साहित्य पांच प्रकार का है: ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विदेशी विवरण, जीवनियां तथा कल्प सामग्री। धार्मिक साहित्य अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ। पहले ग्रंथ जो आते हैं वो वेद आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं तथा प्राचीनता तथा महानता के कारण ही ये मानव रचित न होकर ईश्वर प्रदत्त माने गए हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। चारों वेदों की उपयोगिता इतिहास अन्वेषण में आंशिक रूप से वांछनीय है, किंतु ऋग्वेद जो प्राचीनतम है, इस विषय में अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल में आर्य किस प्रकार और कहां तक भारतवर्ष में अपना प्रसार कर सके थे, अनार्य से उनके संघर्षों का वर्णन सब सिंधु का गुणगान आदि ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। इस आदि ग्रंथ के अभाव में संभवतः आर्यों के विस्तार का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना कुछ कठिन कार्य हो जाता। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। प्राचीन ब्राह्मण ऐतरेय, पंचविंश, शतपथ, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से ही राज्याभिषेक तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी सूचनाओं को अन्य सामग्रियों की सहायता से इतिहास परक बनाया जा सकता है। इस प्रकार शतपथ भारत के पश्चिमोत्तर के गंधार, शाल्य तथा कैकेयी आदि और प्राच्य देश कुरु, पंचाल, कौशल तथा विदय पर प्रकाश डालता है। सुप्रसिद्ध आर्य राजा परीक्षित तथा उसके बाद तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान ब्राह्मणों द्वारा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद उपनिषदों में बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि अधिक प्राचीन है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व का इतिहास जानने में सहायता ली जा सकती है। परीक्षित, उसके पुत्र जन्मेजय तथा बाद के राजाओं का उल्लेख उपनिषदों से प्राप्त होता है, जिससे यह स्वीकार किया जा सकता है कि उनकी रचना परीक्षित के कुछ बाद और बिंबिसार से पहले हुई होगी। वास्तव में ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के सम्मिलित अध्ययन से ही परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक के इतिहास पर कुछ सोचा जा सकता है। उपनिषदों की दार्शनिकता को ध्यान में रखते हुए ये दावे से कहा जा सकता है
कि प्राचीन आर्यों का दर्शन अन्य सभ्य देशों के दर्शन से कहीं आगे बढ़ा था। प्राचीन आर्यों के आध्यात्मिक विकास का पूर्ण ज्ञान उपनिषदों से ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल की धार्मिक अवस्था, चिंतन तथा नैतिक विकास ये जीते जागते उदाहरण हैं। वेदों तथा ब्राह्मणों की महानता को ये अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। इसी प्रकार महाकाव्य आते हैं। रामायण एवं महाभारत दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इनका रचना काल चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। रामायण जिसके रचनाकार वाल्मीकि हैं और इसके 24,000 श्लोक हैं। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। महाभारत इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था तथा इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें श्लोकों की मूल संख्या शुरुआत में 8800 थी, लेकिन वर्तमान में कुल संख्या 1 लाख है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। श्री भगवत गीता भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत का युद्ध 950 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया, जो कि 18 दिनों तक चला। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे पांचवें वेद के रूप में भी मान्यता मिली है। इसके अतिरिक्त आते हैं पुराण। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा पुराणों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है और इन्हें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावलियां वर्णन है। अगर दूसरे भाग की बात करें तो इसमें आता है बौद्ध साहित्य। ये मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। जातक, त्रिपिटक, पाली एवं संस्कृत। मतलब ऐसा साहित्य जो पाली में लिखा गया और दूसरा संस्कृत में लिखा गया। जातक ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। अजंता की चित्रकारी में भी जातक कहानियां दर्शाई गई हैं। त्रिपिटक अर्थ होता है 3 टोकरियां और ये इनका संबंध बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथों से है, जो है सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक। ये पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। मिलिंदपनों के बीच प्रश्न वार्तालाप हुआ, जिसके बाद की मिनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। दीपवंश भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला पहला बौद्ध ग्रंथ है। महावंश इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है और चूल वंश इसमें कैंडी चोल साम्राज्य के विघटन की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त बौद्धों के संस्कृत ग्रंथ भी हैं। साहित्य की बात करते हैं तो ये प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में है। इन्हें आगम कहा जाता है। आचरांग सूत्र जिसमें एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जैन भिक्षुओं की विधि निषेध एवं आचार विचारों का वर्णन है। भगवती सूत्र इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण है। इसी में 16 महाजनपदों का भी वर्णन है। नेत्र साहित्य, नॉन रिलीजियस लिटरेचर, तो उसमें आता है संगम साहित्य। संगम चोल, चेत तथा पांड्य राजाओं के उदय का वर्णन है। इसमें कविताओं की कुल बहुत सारी कविताएं लिखी। मनुस्मृति ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। इसे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। इसमें विवाहों के 8 प्रकारों का उल्लेख है, तथा अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह के बारे में भी वर्णन किया गया। अनुलोम विवाह उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह उच्च वर्ग की कन्या का निम्न वर्ग के पुरुष के साथ शादी करना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नारद स्मृति इसमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा रचित संस्कृत भाषा में ग्रंथ है, माना जाता है राजनीति का पहला भारतीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें 6000 श्लोकों वाले इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम
ये कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है जो पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति एवं तथा शुंग एवं यवन संघर्ष का वर्णन है। हर्षचरित्र सम्राट हर्ष के राजकवि बाणभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ में हर्ष के जीवन एवं भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। स्वदत्त महाकवि भास द्वारा रचित इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन एवं चंद्रप्रद्योत के संबंधों का उल्लेख है। राजतरंगिणी ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कश्मीर के विषय में के सारे इतिहास को संकलित किया गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। विक्रमादित्य चरित है, कीर्ति कौमुदी है, अवंती सुंदरी कथा भी है। इसके अतिरिक्त बात करें तो कुछ विदेशी लेखक और उनके द्वारा लिखित साहित्य भी है जो भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे सब यूनानी इतिहासकारों की बात करें तो हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत तथा ईरान के बीच आपसी संबंधों का वर्णन है। पर ये याद रखने वाली बात है हेरोडोटस ने केवल सुनी सुनाई बातें ही लिखी हैं, वो कभी भी भारत नहीं आए। फिर मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने भारत के संबंध में इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य काल के विषय में बताती है। डाइमेकस ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसिस ये मिस्र नरेश टोलमी फिलडेल्फ का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़, पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन है। फाहियान ये चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और इसने अपनी पुस्तक में फो कोकी में तत्कालीन भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया है। ह्यूनसांग इसे यात्रियों का सम्राट भी कहा जाता है और इन्होंने भारत के संबंध में सीयूकी नामक पुस्तक लिखी। चलो अब हम भारत के विषय में अपनी किताबें लिखी जिसमें मेगस्थनीज था, यूनान का था, इंडिका नामक ग्रंथ इसने लिखा, टोलेमी था, यूनान का था, जियोग्राफी लिखी, प्लिनी था, यूनान का इतिहासकार था, नेचुरल हिस्टोरिका बुक लिखी, पेरिपल्स ऑफ एथेरियन सी ये यूनान और मिस्र का संभवतः कोई अज्ञात व्यक्ति था। फाहियान ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज जिसको कि फोकोकी भी कहा जाता है। चीन ह्यूनसांग चीन से आया था। ऐसे ऑन बेस्ट इन वर्ल्ड ईस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एंड पर्सपेक्टिव इन इंडिया एंड